हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन से आइटम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है और कौन से आइटम को बैलेंस शीट में दिखाना है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे आप जरूर देखिए और ध्यान से देखिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा पॉइंट है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों? जिस तरह से आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते समय हम आपको कहते हैं कि भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि आप हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम आपसे कोई फ़ी चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कुछ फ़ी पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो उसी फ़ी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है दोस्तों? ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है रेवेन्यू। ठीक है, क्या है दोस्तों? रेवेन्यू है। और रेवेन्यू को हम दोस्तों कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे या बैलेंस शीट में दिखाएंगे दोस्तों? तो दोस्तों रेवेन्यू इनकम है तो इसे हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो आप सब्सक्रिप्शंस को कहाँ दिखाएंगे? तो इसे आप दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है? समझ में आई दोस्तों? लेकिन दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, जो अगर जनरल सब्सक्रिप्शन है तब तो आप इसे दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन दोस्तों अगर कोई स्पेशल सब्सक्रिप्शन है यानी कि कोई स्पेशल चीज़ के लिए अगर सब्सक्रिप्शन फी आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आया है तो उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने क्या बोला कि अगर जनरल सब्सक्रिप्शन है जो कि जनरल वे में आपके पास आते रहता है हर साल, है ना, तो उसे आप दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेकिन अगर स्पेशल सब्सक्रिप्शन है यानी कि सब्सक्रिप्शन के पीछे अगर कोई स्पेशल वर्ड लग गया कि ये जो सब्सक्रिप्शन है कोई स्पेशल पर्पज़ के लिए है, ठीक है, तब दोस्तों आपको उसे दिखाना होगा बैलेंस शीट में। कहाँ दिखाना होगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के किस साइड में दिखाएंगे दोस्तों? तो कैपिटल साइड में दिखाएंगे। कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में आपको दिखाना होगा। समझ में आई दोस्तों? नॉर्मल अगर है, जनरल सब्सक्रिप्शन अगर है तो उसे आप दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और अगर स्पेशल सब्सक्रिप्शन है तो उसे आप कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गए? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा डोनेशन। डोनेशन क्या होता है दोस्तों? दान, है ना, जिसे हिंदी में हम लोग दान बोलते हैं। ठीक है, तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम डोनेशन भी है ना, दान से उनके पास इनकम्स आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों दान को आप कहाँ दिखाइएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाइएगा या फिर बैलेंस शीट में दिखाइएगा? दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो डोनेशन होता है ये भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक स्पेशल डोनेशन और एक जनरल डोनेशन। ठीक है, अगर स्पेशल डोनेशन दिया गया यानी कि अगर कोई डोनेशन दिया गया है जो कि बिल्डिंग बनाने के लिए, क्वेश्चन में दिया है कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए अगर डोनेशन दिया गया है या फिर लाइब्रेरी बनाने के लिए डोनेशन दिया गया है, ठीक है, तो इस अमाउंट को आप दोस्तों कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो डोनेशन है इसके साथ एक स्पेशल वर्ड जुड़ गया है, वो है बिल्डिंग, वो है लाइब्रेरी, वो है पवेलियन, वो है स्टेडियम, है ना। तो इस तरह का वर्ड अगर जुड़ जाएगा यानी कि वो स्पेशल डोनेशन हो गया, है ना, तो स्पेशल डोनेशन हो जाएगा तो उसे आप दोस्तों दिखाएंगे बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में। समझ में आई? जब भी स्पेशल वर्ड ऐड हो जाएगा उसे आप कहाँ दिखाएंगे दोस्तों? बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। वहीं अगर बात करें जनरल डोनेशन की, ठीक है, जो नॉर्मल सा डोनेशन है, कोई भी गया और आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2000, 4000, 500, 10 रुपया जितना भी हो पाया उतने आपके ऑर्गेनाइजेशन में दान दे दिया, डोनेशन दे दिया, तो वो दोस्तों क्या है? जनरल डोनेशन है। तो उसे आप दोस्तों कहाँ दिखाएंगे? तो उसे आप दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में। क्लियर है दोस्तों? समझ में आई? जनरल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, स्पेशल है तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों लेजेसी। लेजेसी क्या होता है दोस्तों? लेजेसी का मतलब होता है विरासत, है ना। विरासत का संपत्ति अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है तो उस अमाउंट को आप कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या फिर बैलेंस शीट में? दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब आपके बिजनेस में लेजेसी का अमाउंट आएगा तो लेजेसी का अमाउंट जो है वो छोटा होगा या बड़ा होगा?
है ना। विरासत का जो अमाउंट होता है वो जनरली क्या होता है, बड़ा अमाउंट होता है, हेवी अमाउंट होता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों उस अमाउंट को आपको दिखाना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। समझ में आई बात? क्या हमने बोला, लेजेसी मतलब क्या हुआ दोस्तों, लेजेसी का मतलब हुआ विरासत में मिली हुई संपत्ति। और दोस्तों संपत्ति से ही पता चल रहा है कि उसका जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा दोस्तों, है ना। तो जब बड़ा वैल्यू होगा तो उसे आप कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आई बात। लेजेसी को आप कहाँ दिखाएंगे दोस्तों, बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। लेकिन अगर उस लेजेसी का अमाउंट बहुत छोटा है, कम है, ठीक है ना, तब आप दोस्तों उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, तब आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखा देंगे, ठीक है। क्या हमने बोला दोस्तों, अगर लेजेसी का अमाउंट बहुत छोटा है, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अनुसार वो अमाउंट बहुत छोटा है, तब दोस्तों उसे आप कहाँ दिखाएंगे, तब उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों इसे दिखाने से पहले, यानी कि क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें उससे रिलेटेड नोट्स होने चाहिए, है ना, कि ये जो लेजेसी का अमाउंट है बहुत छोटा है, आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दीजिए। अदरवाइज आप इसे बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि उसे कहाँ दिखाना है। अगर अमाउंट हेवी है तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में। और अगर अमाउंट छोटा है और साथ में नोट दिया गया है कि लेजेसी का अमाउंट बहुत छोटा है ना, तब आप उसे कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों एंट्रेंस फी या एडमिशन फी, ठीक है दोस्तों। एंट्रेंस फी और एडमिशन फी तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। जब भी आप कोई स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एडमिशन फी लगता है या फिर एंट्रेंस फी लगता है, ठीक है। तो ये जो एंट्रेंस फी और एडमिशन फी है, क्या आपसे बार बार वो स्कूल लेता है, क्या आपसे हर मंथ वो एंट्रेंस फी लेता है? नहीं लेता है दोस्तों। आपसे एक बार ही एंट्रेंस फी लेता है या एडमिशन फी लेता है, ठीक है। तो इस इनकम को दोस्तों हम लोग कहाँ दिखाएंगे, क्या इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएं या फिर बैलेंस शीट में दिखाएं? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैसा इनकम जो बार बार आते रहता है, रेगुलर वे में आते रहता है, उस तरह की इनकम को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू इनकम। जैसे ट्यूशन फी, है ना। ट्यूशन फी क्या है दोस्तों, हर मंथ आते रहेगा, है ना, हर मंथ आते रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रेवेन्यू इनकम बोलेंगे। लेकिन दोस्तों एंट्रेंस फी तो आप एक ही बार पेमेंट कर रहे हैं, बार बार तो आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह की इनकम को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल इनकम बोलेंगे, है ना। इसलिए दोस्तों जब भी क्वेश्चन में एंट्रेंस फी या एडमिशन फी दिया हुआ रहेगा तो इसे आप कैपिटलाइज कर देंगे, इसे आप बैलेंस शीट की कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। क्लियर है। एंट्रेंस फी और एडमिशन फी जब भी क्वेश्चन में रहेगा तो उसे आप कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। क्लियर है। उसी तरह अगर ट्यूशन फी दिया रहेगा तो ट्यूशन फी दोस्तों रेवेन्यू टाइप का इनकम है, तो इसे आप कहाँ दिखा देंगे, इसे आप दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। या फिर स्कूल फी है ना, तो स्कूल फी को भी आप कहाँ दिखाएंगे दोस्तों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि वो रेगुलर हर मंथ रिसीव होते रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड मतलब क्या दोस्तों, मान लेते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ा अमाउंट दिया गया कोई एसेट परचेज करने के लिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, बड़ा अमाउंट अगर दिया गया है आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, क्या चीज़ करने के लिए, एसेट परचेज करने के लिए, ठीक है। तो जब आप एसेट परचेज करेंगे दोस्तों तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। जब आप एसेट परचेज करेंगे तो वो क्या होगा दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये जो फंड है ये किस चीज़ के लिए रखा गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए रखा गया है। यानी कि जब इंडोमेंट फंड आपके बिजनेस में रिसीव होगा दोस्तों तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा, ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। इसलिए दोस्तों इसे आप कहाँ दिखाएंगे, इसे आप बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है। बिकॉज क्या करेंगे आप दोस्तों, इंडोमेंट फंड को आप कैपिटलाइज कर देंगे, क्योंकि बाद में फिर उसी फंड से आपको एसेट परचेज करना है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई। नेक्स्ट है दोस्तों सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। जब आप फिक्स एसेट को सेल करेंगे तो उससे जो अमाउंट आपको रिसीव होगा दोस्तों उसे आप कहाँ पे दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे या बैलेंस शीट में दिखाएंगे। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ये आपका बैलेंस शीट का पार्ट है तो इसे आप बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे, है ना। कैपिटल का पार्ट है तो इसे आप कैपिटल में ही दिखाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों, फिक्स एसेट को सेल करने पर जो अमाउंट आएगा, मान लेते हैं कि 10,000 रुपया का आपका फिक्स एसेट था, ठीक है, और इसे जब आपने सेल किया तो आपको 9,000 रुपया रिसीव हुआ, ठीक है। तो दोस्तों इसे आप क्या करेंगे, इस 9,000 रुपया को उस बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो आपका एसेट खड़ा है उस एसेट में के वैल्यू में से लेस कर देंगे 10,000 रुपया,
ठीक है, जो भी आपका एसेट का वैल्यू होगा उसमें से 10,000 रुपया आप लेस कर देंगे, क्योंकि आपने कितना का एसेट सेल किया, 10,000 का एसेट सेल किया। ठीक है, 10,000 का एसेट आपने सेल किया, 10,000 रुपया आप अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड से लेस कर देंगे। क्लियर है। अब दोस्तों एसेट सेल करने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,000 रुपया का लॉस हो रहा है। तो अभी इस 1,000 को हम कहाँ दिखाएंगे दोस्तों, तो इस 1,000 को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। क्लियर है दोस्तों, यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लिख करके आप एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। वहीं दोस्तों अगर 10,000 का एसेट है और वहीं पे आपको अगर 11,000 रुपया रिसीव हो जा रहा है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे दोस्तों, तब आप क्या करेंगे कि फिर उसी तरह बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट साइड में एसेट के वैल्यू में से 10,000 रुपया लेस करेंगे और यहाँ पे 1,000 रुपया जो प्रॉफिट हो रहा है, इस 1,000 को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखा देंगे। ठीक है, वहाँ पे लिखेंगे आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, समझ में आई। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों कि जब आप फिक्स एसेट सेल करेंगे, ठीक है, तो जितना वैल्यू का फिक्स एसेट सेल करेंगे उस वैल्यू को आप अपने बैलेंस शीट्स में से अपने एसेट के वैल्यू में से कम कर देंगे। ठीक है, और अगर इनकम होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखा देंगे, और अगर लॉस होगा तो उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों लाइफ मेंबरशिप फी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन ध्यान से समझने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस था। सब्सक्रिप्शंस क्या था दोस्तों कि सब्सक्रिप्शन के लिए आपको हर मंथ या फिर हर 2 महीने पर या फिर हर साल आपको अमाउंट पेमेंट करना रहता था। लेकिन यहाँ दोस्तों क्या है, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, यानी कि एक ही बार आपने फ़ी पेमेंट कर दिया और पूरे लाइफ भर का पूरे जीवन काल के लिए आपने मेंबरशिप ले लिया। ठीक है, तो दोस्तों जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, एक ही बार ये पैसा जो है ऑर्गेनाइजेशंस को रिसीव होगा, बार बार रिसीव नहीं होगा, यानी कि रेवेन्यू इनकम इसे आप नहीं मान सकते हैं। ठीक है, इसे आप कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। तो जब हम कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे तो कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। क्लियर दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि लाइफ मेंबरशिप है, यानी कि लाइफ में एक ही बार मिलेगा, तो रेवेन्यू टाइप का तो है नहीं ये इनकम, है ना। तो इसे आप कहाँ पे दिखाएंगे दोस्तों, इसे आप बैलेंस शीट के कैपिटल या लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स। दोस्तों आपके ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ पुराने न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं, कुछ पत्रिकाएं पड़े हुए हैं, उसे आपने क्या किया दोस्तों, सेल कर दिया। ठीक है, तो सेल करने पर क्या आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाएगा, बहुत छोटा अमाउंट मिलेगा। अब छोटे अमाउंट को कहाँ कैपिटलाइज कीजिएगा, है ना। रेवेन्यू टाइप का इनकम है, इसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखा देंगे। क्लियर है दोस्तों। उसी तरह अगर बात करें सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, पुराने स्पोर्ट्स मटेरियल आपके ऑर्गेनाइजेशंस में पड़े हुए थे, उसे आपने कबाड़ी वाले को सेल कर दिया या किसी को सेल कर दिया, तो उससे भी बहुत छोटा इनकम आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो उससे भी आप दोस्तों कहाँ पे दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखा देंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हॉनरियम। हॉनरियम का मतलब होता है मानदेय। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मानदेय होता है। बड़ा अजीब नाम है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। हॉनरियम का मतलब ये होता है कि दोस्तों आपके संस्था में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, उसे छोड़ करके अगर कोई स्पेशल पर्सन को आप अपॉइंट करते हैं, ठीक है, तो उनको जो आप भुगतान करेंगे उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं हॉनरियम, यानी कि मानदेय। जैसे अगर आपने संस्था के लिए किसी सचिव को अपॉइंट किया है, ठीक है, और उसे जो आप पेमेंट करेंगे उसे दोस्तों हम क्या बोलेंगे, हॉनरियम बोलेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आई। यानी कि संस्था में जो आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको छोड़ करके अलग से अगर आप किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं कोई स्पेशल काम के लिए और उसे जो आप पेमेंट करते हैं उसे हम हॉनरियम बोलते हैं। जैसे संस्था का सचिव यानी कि सेक्रेटरी। और दोस्तों जब आप ये पेमेंट करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप लाइफ में एक ही बार पेमेंट करेंगे। ठीक है, हॉनरियम का पेमेंट आप कैसे करेंगे, हर मंथ करेंगे, मंथली बेसिस पे करेंगे। जिस तरह से आप अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करते हैं उसी तरह से आप अपने सचिव को भी पेमेंट करेंगे। क्लियर दोस्तों। तो ये किस तरह का एक्सपेंस होगा, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, एक तरह का सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और जब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो इसे आप कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों गवर्नमेंट ग्रांट एंड एड। ठीक है दोस्तों, स्कूलेज, कॉलेजेस, महाविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में जो गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, उसे दोस्तों बोला जाता है गवर्नमेंट ग्रांट एंड एड। दोस्तों ये जो अनुदान है
कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया गया और उसी से लाइफ टाइम जो है आप अपना कॉलेज को चलाइए, अपने यूनिवर्सिटी को चलाइए, ऐसा तो नहीं है ना। रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये भी दोस्तों किस तरह का इनकम है, तो ये भी रेवेन्यू टाइप का इनकम है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट आपको ग्रांट और एड देते रहती है। क्लियर दोस्तों? तो इस इनकम को आप कहाँ पे दिखाएंगे? इस इनकम को भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक इनकम साइड में दिखाएंगे। क्लियर है? लेकिन दोस्तों यहाँ पे रुकिएगा, अगर वही ग्रांट और एड कोई स्पेशल पर्पस के लिए अगर मिला है, ठीक है, कॉलेज को चलाने के लिए अगर पैसा मिला है, कॉलेज को चलाने के लिए अगर पैसा मिला है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इनकम साइड में। लेकिन कॉलेज के बिल्डिंग बनाने के लिए अगर पैसा मिला है तब क्या दोस्तों वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा? नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो जब कोई स्पेशल चीज़ के लिए पैसा अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आएगा तो उसे आप बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है? अदरवाइज नॉर्मल गवर्नमेंट ऐड अगर आपके पास आता है तो उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखाएंगे। समझ में आ गई बात? नॉर्मल गवर्नमेंट ग्रांट और ऐड रहेगा तो उसे इनकम साइड में दिखा देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए गवर्नमेंट द्वारा आपको ग्रांट या ऐड दिया जाएगा तो उसे आप कहाँ दिखाएंगे दोस्तों? उसे आप बैलेंस शीट के कैपिटल या लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गई? उसके बाद दोस्तों है स्पेशल फंड। दोस्तों कुछ फंड ऐसे होते हैं जो स्पेशल काम के लिए रख दिए जाते हैं। जैसे प्राइज वितरण करने के लिए आपने क्या किया कि कुछ फंड अलग से निकाल करके रख लिया, उसे आपने एफडी कर दिया या इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर भी। ठीक है? तो उस तरह के जो फंड होते हैं दोस्तों, उस फंड को भी आप क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे, उसे भी आप बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। समझ में आए दोस्तों? स्पेशल पर्पस के लिए आपने कुछ फंड रिजर्व कर लिए या फिर आपको कहीं से मिला तो उसे आप कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई स्पेशल फंड है, मान लेते हैं कि 10,000 रुपया स्पेशल फंड आपने रखा है प्राइज वितरण के लिए, ठीक है, इसे आपने बैंक में फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद इस पर अगर आपको 100 रुपया का इंटरेस्ट मिला, ठीक है, बैंक द्वारा 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो इस 100 रुपया को भी आप कैपिटल में ही रखेंगे। यानी कि पहले कैपिटल में कितना अमाउंट था? 10,000 रुपया था प्राइस फंड के नाम से, ठीक है, उस पर 100 रुपया इंटरेस्ट भी मिला, तो इस 100 रुपया को भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब कितना अमाउंट हो गया दोस्तों? तो 10,100 अमाउंट हो गया। ठीक है? प्राइस फंड का अमाउंट कितना हो गया? 10,100। यानी कि जो स्पेशल फंड होगा उस पर अगर इंटरेस्ट वगैरह आता है तो उसे भी आप उसी फंड में जोड़ देंगे। अगर कोई चार्जेस काट लिए जाते हैं बैंक द्वारा तो उसे भी उस फंड से आप लेस कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा कन्फ्यूज होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।